जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 7 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अध्याय जो है क्लास 7 का अध्याय 16 है प्रकाश। अध्याय 16 प्रकाश करने वाले हैं आज हम। चैप्टर का नाम है प्रकाश। देखिए क्लास 7 में भी पढ़ना है, क्लास 8 में भी पढ़ना है इसको, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और 8 में भी पढ़ना है, आई थिंक 9th और 10th में भी पढ़ना है इसको। 10th में से बहुत सारा क्वेश्चन भी रहता है, तो इस लिहाज से भी पढ़िएगा कि एक बार पढ़ लें, काम खत्म, टाटा बाय। क्या जैसे वहाँ से थोड़ा सा टॉपिक बढ़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप होगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर है 16 प्रकाश, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या है? आप सभी ने प्रकाश को देखा होगा, क्योंकि प्रकाश नहीं होता तो हम सभी देख ही नहीं पाएंगे। क्या प्रकाश से ही हम देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विकिरण है जो हमें देखने में सहायता करता है। नहीं, अगर प्रकाश के गुण की बात करें कि प्रकाश का भाई क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, सबसे पहले क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश को भी देखें, टेढ़ा चलना नहीं, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, पहली क्वालिटी ये। दूसरी क्वालिटी क्या है प्रकाश की? कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर माध्यम की आवश्यकता प्रकाश को होता तो हमें प्रकाश प्राप्त होता ही नहीं सूर्य से, क्योंकि सूर्य इतना हमसे दूर है। उसके बीच में बहुत सारे ऐसी चीज आती हैं जहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एकदम खाली खाली सा है। जैसे चांद पे हवा नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, क्या आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि यह मतलब प्रकाश, क्योंकि यह विद्युत क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ये विकिरण सही लिखे है ना, सही गलत? विद्युत चुंबकीय विकिरण है।
प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अगर तीसरी क्वालिटी की बात करें प्रकाश की, तो वो है कि प्रकाश का जो चाल होता है ना, प्रकाश की निर्वात, देखिए निर्वात का मतलब ये होता है कि वहां पे हवा पानी कुछ भी नहीं है, कि निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 4 नंबर क्या लिखते हैं कि एक बात और लिख लीजिए, पानी में जो होता है ना, पानी में इसकी जो चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जब पानी में गया प्रकाश तो इसका क्या हुआ? स्पीड घट गया, चाल घट गया। और प्रकाश के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? प्रकाश के सबसे छोटे कण को फोटोन कहते हैं। ठीक है, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक और प्रकाश का क्या है कि हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन जो होगा, इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक पॉलिश सरफेस है, ठीक है, या कैसा भी सरफेस रहेगा, कैसा भी सतह रहेगा, वहां से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। इसको जो होता है ये दर्पण बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम लेते हैं एम और एन, कुछ भी ले सकते हैं, एम एन हो गया दर्पण। ठीक है, अब इसी पे क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए प्रकाश को हम अगर यहाँ पे डालते हैं, क्या होगा? प्रकाश फिर यहाँ से क्या होगा? फिर लौट जाएगा प्रकाश। ऐसा हम देखते हैं कि कभी जब गेंद कोई मारिएगा तो गेंद लौट जाता है ना। इस चीज को मैं यहाँ एक और ऐसे बना लेता हूँ। ये दर्पण जब भी बनाएंगे तो पीछे पेंट करने का तरीका है, ऐसे कर दिए तो पेंट हो गया। ऐसे फिजिक्स में सिंबल यूज किया जाता है। यहाँ एक है जो बीच में अविलंब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अविलंब, मतलब ये लंब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर प्रकाश यहाँ से मान लीजिए कोण आई पे गिरा है, तो प्रकाश यहाँ से कोण आर पे जाएगा। इसको बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। इसका इंग्लिश में नेम है रिफ्लेक्टेड, रे। और इसका इंग्लिश में नाम है इंसी
इंसिडेंस रे, ठीक है, ये चीज़ है, एक पॉइंट होता है यहाँ। इसमें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ ये है कि ये जितना भी है, ये आप देख रहे हैं, चाहे वो आपतित किरण हो या परावर्तित किरण हो या अभिलंब है, तीनों की है एक ही पॉइंट पे है। तो प्रकर्ष के परावर्तन का जो नियम है वो ये कहता है, लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या है, पहली बात, दो बातें बोला गया है इस नियम में। एक बात कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक सतह पर अ, एक सतह पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक सतह पर, एक एक सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं, ऐसे लिखिए, एक ही बिंदु पर होते हैं, ये चीज है। दूसरा नंबर क्या आता है कि जो कोण आई है कोण आर के बराबर होता है। इसका मतलब ये है आपतित कोण, ठीक है, आपतन कोण जो है, आपतन कोण बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण के। आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है। ये दो बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। कब, जब प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे तब। अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं दर्पण पे। आप सभी को पता है कि जो परावर्तन होता है वो दर्पण से ही होता है। सबसे ज्यादा अच्छा परावर्तन किससे होता है, दर्पण से होता है, ठीक है। तो दर्पण में पहला आप सभी ने देखा ए है, इसको बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनता है, प्रतिबिंब। उसमें खास बात क्या है कि वो सीधा होगा, पहली बात। दूसरा, आभासी होगा। आभासी होने का मतलब ये है कि जो है वो पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो जो है इधर अंदर, ऐसा मान लीजिए यहाँ वस्तु अगर खड़ा है तो इधर अंदर प्रतीत होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। सीधा, आभासी, एकदम वस्तु के साइज का, वस्तु के साइज का बनेगा। और तीसरा, जितनी दूरी पर है, जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी, जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यही बात लिखना। जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा।
ये बात है। कब? जब समतल दर्पण की बात करेंगे तब ये सब बातें उसमें आएंगी। पहला सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु के साइज के बनेगा, जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यह एक चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है, एक अब दो दर्पण आएगा, ठीक है। ये दोनों दर्पण जो होता है, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। इसको जो है मान लीजिए कोई हम एक गोला लिए, ठीक है, इसको बीच से जब काटेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो बीच से काटेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मान लीजिए कोई गोला लिए हैं, ले लिए, इसके बीच में चूंकि केंद्र रहता है, किसी भी गोला के बीच में केंद्र रहता है, और केंद्र को दर्शाते किससे है? सी से। अब केंद्र से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी ना, ये क्या होता है? आर होता है, यानी कि त्रिज्या होता है, ठीक है। आपसे मैथ में पढ़ते हैं, त्रिज्या होता है। और इसके इसके बीच की दूरी को एफ मान लिया जाता है, यानी फोकस। ये जो बीच का पॉइंट, इसको मान लिया जाता है पी। जब इसको बीच से काट देते हैं ना, जब बीच से काटेंगे, जब बीच से काटेंगे कुछ ऐसा आकृति बनेगा, बनेगा ना, ऐसा आकृति बनेगा कुछ। सॉरी, जब बीच से काटेंगे तो ऐसा आकृति बनेगा, बनेगा ना, ऐसा आकृति बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो अगर इसके बाहर वाले को पेंट कर दिए, बाहर पेंटिंग कर दिए, ये बाहर, तो बन जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। अगर अंदर पेंट कर दिए, मूड खराब हुआ, अंदर पेंट कर दिए, अंदर पेंट कर देंगे तो बन जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। उसी गोला को काटे, अगर बाहर पेंट किए तो अवतल दर्पण, अगर अंदर पेंट किए तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। इतनी बात समझ में? अब इसके बीचों बीच एक पॉइंट होगा, इसको बोलेंगे पी, और यहां से लाइन खींच देंगे। जहां से गोला बना होगा ये पॉइंट हो जाएगा सी, यानी इसके इसके बीच की दूरी क्या होगा? त्रिज्या होगा। यहां से यहां तक क्या होगा? त्रिज्या होगा। इसके बीच को क्या बोलेंगे? एफ, यानी फोकस। सी मतलब होता है, सी मतलब होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र। एफ मतलब होता है फोकस, और पी मतलब होता है पोल। क्या होता है? पोल, ठीक है। अब यहां पर भी वही बात होगा, यहां पर भी क्या होगा? वही बात होगा। चूंकि ए अंदर इधर है ना, तो सी यहां पे हो जाएगा, एफ यहां पे हो जाएगा, और पी तो भैया यहीं पे रहेगा। इधर अगर आएंगे तो यहाँ पे मान लेंगे एफ डैश, चूंकि मिरर के अंदर हो गया ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ डैश, यहाँ पे हो जाएगा सी डैश। देखिए, आप इसको उल्टा सीधा मान सकते हैं, इसको भी एफ डैश सी डैश कुछ भी मान सकते हैं, आपके मानने पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब मानते हैं तो जहां प्रतिबिंब बन रहा है उसको क्या मानते हैं? प्रतिबिंब जो बन रहा है उसको मानते हैं, अंदर वाले को मानते हैं एफ डैश सी डैश, और बाहर को मानते हैं सी और एफ, ताकि आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। ये अवतल दर्पण है।
ये बात आपको समझ में आ गई। ये सभी क्या है, गोलीय दर्पण है। नहीं, इसके बारे में लिख भी लेते हैं। अब देखिए क्या होगा इसमें। अवतल दर्पण में क्या लिखते हैं, अवतल दर्पण उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसका क्या हो, जिसका बाहरी सतह पेंटेड हो या कलई किया हो। कलई मैंने काला रंग से पेंट कर दिया गया, कलई किया गया हो। इसमें क्या हो, जिसका भीतरी सतह कलई किया गया हो, कलई किया गया हो, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहले उत्तल दर्पण में बात करते हैं, तो इसमें भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो समतल दर्पण के जैसा ही बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, सीधा, आभासी, सीधा आभासी। और क्या बनेगा, वस्तु के साइज का बनेगा नहीं, वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, ठीक है। और क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और क्या होगा, बस ये तीन चीजें ध्यान रखना, सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा। एक बात और क्या है, ये जो अवतल दर्पण है ना, इस पर जब प्रकाश जाएगा ना, प्रकाश जब इस पे गिरेगा तो अंदर की तरफ प्रकाश को मोड़ देगा, अंदर की तरफ प्रकाश को मोड़ देगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो इसका नाम अभिसारी दर्पण भी है। किसका नाम, जो जो आपका अवतल दर्पण है उसका नाम क्या है, अभिसारी, अभिसारी दर्पण भी इसका नाम है। ये जो उत्तल दर्पण है ना, जब यहाँ पे आप प्रकाश डालिएगा ना, प्रकाश यहाँ पे डलेगा तो प्रकाश को इधर मोड़ देगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ये प्रकाश को क्या कर, दिख रहे हैं, दूर भेज दे रहा है ना, प्रकाश को केंद्र की तरफ भेज रहा है नहीं, दूर भेज दे रहा है। तो इसको बोलते हैं अपसारी। यहां से आपको एक भी समझ में आ रहा होगा कि अगर प्रकाश को गोटा कहीं फेंकना है, गोटा गोटा मैंने एक जगह फेंकना है, अवतल दर्पण का प्रयोग करो। अगर प्रकाश को फैलाना है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करो। यहां से इसका प्रयोग भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना बात। चलिए ठीक है, अगला बात जो होता है इसमें, अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इसमें जो है ना सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। जब उल्टा बनेगा ना, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तब क्या होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा ना, वास्तविक बनेगा जब प्रतिबिंब, ठीक है। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। आज जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा ना, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी माने पर्दा पे प्राप्त नहीं है भाई, आभासी मतलब इधर बना है, इधर पेंटेड तरफ बना है, अंदर बना है, ठीक है। अच्छा, वस्तु के साइज का बनेगा, हाँ। इसमें तीन चार केस होता है, वस्तु के साइज का भी बनेगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा भी बनेगा और बराबर भी बनेगा। इसमें तीनों बनता है, ये बात ध्यान रखिए। कब क्या बनेगा मैं बताता हूं अभी। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए
ये हो गया ना, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है, क्योंकि मैंने बाहर से पेंट कर दिया है तो बन गया क्या, अवतल दर्पण, ठीक है। ए इसका एफ हो गया, ए इसका सी हो गया, ठीक है। तो जब वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पे, जब वस्तु अनंत पे रहेगा ना, अनंत पे यूज समझिए कि जब वस्तु एफ से पहले रहेगा, एफ से पहले इधर कहीं भी रहेगा वस्तु, कहीं रख दीजिए, एफ से पहले कहीं रख दीजिए, क्या बनेगा, उल्टा एंड वास्तविक, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, एफ से कहीं भी रहेगा तो, ठीक है। इसको मैं भरवाऊंगा अभी, एक तालिका है भरने के लिए, उसमें इस चीज को बताऊंगा अभी ठीक है अभी। और जो है, जब वस्तु F और P के बीच में रहेगा, कहाँ रहेगा, F और P के बीच में रहेगा, तो कैसे बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, ठीक है। अब चलिए, वस्तु देखिए, जब तक C से पहले वस्तु रहेगा, C से पहले, तब तक छोटा बनेगा, ठीक है। जैसे ही C के बाद वस्तु आना शुरू हो जाएगा, वस्तु बड़ा होना शुरू हो जाएगा, प्रतिबिंब जो है बड़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब सी पे रहेगा ना, वस्तु जब सी पे रहेगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, बराबर बनेगा। अब सी एकदम अंदर तक चला जाएगा ना, तो भी क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। बस सी से पहले रहेगा तो क्या बनेगा, छोटा बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। इतना बात अगर समझ में आ गया है, ठीक है, तो मैं जो हूं आता हूं आपको, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, बस यही बात है। ये भरने वाला है, इसको भर लेते हैं। ये भरने वाला जो है तालिका आप ही के बुक का है, अवतल दर्पण के लिए है, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। आज जो नीचे वाला जो तालिका है, ये किसके लिए है, ए है उत्तल दर्पण के लिए, किसके लिए है, ए है उत्तल दर्पण के लिए। अब सभी को पता है उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका क्या हो, अंदर वाला पेंटेड हो, अंदर वाला क्या है, पेंटेड है, वो है उत्तल दर्पण। जिसका बाहर वाला पेंटेड है, वो क्या है, वो है अवतल दर्पण। अगर बाहर वाला पेंटेड है तो क्या है, अगर बाहर वाला पेंटेड है तो क्या है, अवतल दर्पण। बात समझ में आ गया बात। अब आते हैं, ठीक है, यहाँ पे केस जो है, इसमें 6 केस बनता है, लेकिन इसमें खंड का वो दिया है 4 को, तो अपने मन से भी लिख लेते हैं क्या, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। आप सभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे मोमबत्ती का बात किया है, वो किया है ना मोमबत्ती का बात। देखिए मोमबत्ती जो है ना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ चित्र एक, अच्छा सा आप सभी को दिख रहा होगा, इसको ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ए पी हो गया, ए एफ हो गया, और ए हो गया सी, ठीक है। एक ऐसा दर्पण है, तो भैया ये दर्पण कैसा है, तो अवतल दर्पण है, कैसा है, अवतल, क्योंकि बाहर से पेंटेड है तो अवतल दर्पण। बाहर मोमबत्ती जो है ना, मोमबत्ती, ये मोमबत्ती जो है जब अनंत पे रहेगा, कहाँ रहेगा, अनंत पर, यानी सी बहुत दूर इधर रहेगा, कहीं अंदर रहेगा, अनंत पर, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बात करना है, इस खंड में भरना है कि वस्तु से छोटा कि वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से छोटा। उल्टा कि सीधा, उल्टा। वास्तविक की आभासी, वास्तविक। दूसरा कैसा ही है, अब सी से पहले यहां पे रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे मोमबत्ती यहाँ पे रखा हुआ है, सी से पहले, सी से
पहले रहेगा तो क्या होगा, तो भी छोटा बनेगा। इसमें होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा, ये छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा ही बनेगा, वास्तविक भी बनेगा। देख रहे हैं सी से पहले। जब सी पर आएगा तो जब जब मोमबत्ती कहाँ रख देंगे, सी पे। जब मोमबत्ती सी पर रखेंगे तो क्या हुआ सुनिए, सी पर आएगा ना तो बराबर बनेगा। क्या बनेगा, बराबर। ना छोटा ना बड़ा, एकदम बराबर। जैसे जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, इसका मतलब ये हुआ। उल्टा तो हाँ उल्टा, वास्तविक तो हाँ वास्तविक। 4 नंबर, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच क्या होगा, बोला था ना कि सी के बाद जब जाएगा तो क्या होगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो बड़ा बनेगा। सी और एफ के बीच क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, सी और एफ के बीच बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर। जब एफ पर आएगा तो मैंने वस्तु कहाँ कूद के आ गया, एफ पर यहाँ पे आ गया, तो क्या बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा फिगर। उल्टा बनेगा, हाँ भाई उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा, हाँ वास्तविक बनेगा। अब एक 6 नंबर जो केस है, एफ और पी के बीच, मैंने एफ के बाद कहीं रख दीजिए, कहीं पर भी क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। उल्टा बनेगा ना, सीधा बनेगा। और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। तो ये छठा केस जो है, छठा जो केस है इसको याद रखना है आपको, कब बनता है, बड़ा सीधा आभासी। बाकी सब में तो लगभग सेम बन रहा है, बन रहा है ना, ये याद रखना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे आते उत्तल दर्पण पे आते हैं। उत्तल दर्पण बड़ा सीधा सा है, उत्तल दर्पण बड़ा एकदम उतना माने ये बदमाश नहीं है उत्तल दर्पण। ठीक है, जितना वो अवतल था वो सब कुछ करता है अवतल। उत्तल देखिए बड़ा सीधा सा है। इसका क्या हो, अंदर वाला पेंटेड उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, आप सबको भी बनाते चलना है, ऐसा नहीं खाली वीडियो देखते रहिए, नो फायदा नहीं होगा। यहाँ पे है पी, हमने कहा था कि अंदर हो जाएगा एफ, अंदर हो जाएगा सी, यहाँ हो जाएगा एफ डैश, यहाँ हो जाएगा सी डैश। ठीक है, पहला केस आएगा जब वस्तु कहाँ रहेगा, यहाँ में वही चीज है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वस्तु से छोटा बड़ा जो भी है। यहाँ देखिए मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती कहाँ है, अनंत में कहीं, मतलब सी से बहुत दूर रख दिए हैं पीछे, तो क्या होगा, मान लेते हैं कि अनंत पर है, अनंत पर, तो वस्तु से छोटा की बड़ा, तो हमेशा क्या बना है, छोटा। उल्टा की सीधा ना, सीधा। आभासी की वास्तविक, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बस ये नहीं है, छोटा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, छोटा ही नहीं होगा, बहुत छोटा होगा। 2 नंबर, अब कहीं भी आ जाए, 2 नंबर कहीं भी आ जाए। ठीक है, अ, मतलब एक निश्चित दूरी पर जब रहेगा, निश्चित दूरी पर रहेगा, तो क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। 3 नंबर एक और ले लेते हैं, एफ पर आएगा तो क्या बनेगा, वही छोटा, सीधा, आभासी। 4 नंबर एक और ले लेते हैं, जब सी पर रहेगा तो क्या बनेगा, सी पर वही छोटा, सीधा, आभासी। मतलब इसमें यही होगा,
बहुत कुछ नहीं होगा। एक जो है अनंत पर बहुत छोटा बन जाएगा, एकदम नगण्य सा, एकदम ऐसे पॉइंट सा बनेगा, पॉइंट सा दिखेगा ही नहीं मतलब, लेकिन हमेशा सीधा ही बनेगा और आभासी बनेगा। ये चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब जो हम अगला पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले मैं फिर से यहाँ पे ला देता हूँ जहाँ पे मैंने तो आपको छोड़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लेंस के बारे में। तो आप सभी को पता है कि लेंस जो होता है, जो लेंस होता है, ठीक है, तो लेंस जो होता है ना, ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। कि कोई चीज पारदर्शी है, इसका मतलब ये है कि उसके आर पार प्रकाश निकल जाएगा, ठीक है। तो लेंस दो हैं। एक नंबर पे आता है उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। और दो नंबर पे क्या आता है? अवतल लेंस। क्या आता है? अवतल लेंस, ठीक है। इसके अगर आकार की बात करें, शेप की बात करें, ये ऐसा होता है, ठीक है। हमारे आंख में यही रहता है उत्तल लेंस। और एक ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे। तो इसके बारे में लिखते क्या है कि वैसा लेंस जो बीच में किनारे के अपेक्षा मोटा प्रतीत होता हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं, वैसा लेंस जो जो किनारे के अपेक्षा बीच में पतला प्रतीत होता हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। सुनिए क्या होगा। देखिए बीच में मोटा दिख रहा है ना, उत्तल लेंस, बीच में पतला, अवतल लेंस, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए, जो ये उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस को उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपसारी। हमने अभी आपको बताया था अब अभिसारी और अपसारी का। इसमें क्या होगा कि इसमें जब प्रकाश जाएगा ना, मान लीजिए इसका पॉइंट है, अगर यहाँ से प्रकाश जाता है ना, प्रकाश, तो प्रकाश को मोड़ देगा, तो एक जगह पे केंद्रित कर देगा। ई भाई के साहब के साथ समस्या क्या है कि इनके पास जो प्रकाश जाएगा ना, प्रकाश को है ना छोड़ छाड़ देंगे, ये भी कर देंगे इधर उधर, ठीक है। ये प्रकाश को मोड़ नहीं पाते हैं, बस यही समस्या है, ठीक है। इसीलिए जो है इसको अभिसारी लेंस कहते हैं,
ठीक है, इसको अपसारी लेंस कहते हैं, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। बस इतना बात आपको लेंस के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी मानव नेत्र में ये लेंस होता है, ठीक है, मानव नेत्र में ये लेंस होता है, ठीक है। जब आपको दूरदृष्टि दोष होगा तो दूरदृष्टि दोष के समय इस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। अवतल लेंस का उपयोग कब किया जाता है? जब निकट दृष्टि दोष होता है। मैं इसको आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन आंसर में बताऊंगा। बस आप इतना इतना याद रखिए, इस अभी के लिए इतना बस याद रखो, ये जो है ऐसा वाला को बोलते हैं उत्तल लेंस, ऐसा वाला क्या बोलते हैं? अवतल लेंस, ठीक है, खत्म बात। अब आगे एक चीज पढ़ना है आपको कि श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या पढ़ना है? श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन। श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या आएगा? प्रकीर्णन का मतलब होता है ना, किसी चीज का टूट जाना, वो प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। तो आप सभी ये चीज देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बना के रखा है, पहले से फोटो लगा के रखा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि यहाँ से प्रकाश चला, प्रकाश यहाँ से चला, यह प्रिज्म है, क्या है? प्रिज्म है, ठीक है। और जब इस प्रिज्म से प्रकाश गुजरा, उजला प्रकाश जब इस प्रिज्म से गुजरा तो 7 रंगों में टूट गया। इसी को देखते रहे, उस पर ए क्या है? ए है लाल, ए है संतरा है, नारंगी है, नारंगी रंग का है, ए पीला है, ए हरा है, ए है नीला, ए जो है जामुनी है, और ये है बैगनी। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको याद रखने का तरीका क्या है? वी विग्योर, VIBGYOR, भी विग्योर, तो भी नीचे रहता है, ठीक है, भी विग्योर से इसको याद रखते हैं कि पूछा जाता है एग्जाम में कि 7 रंग कौन से हैं, तो भी विग्योर है। अच्छा, प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से ही हमें क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष। बरसात के दिनों में इंद्रधनुष दिखाई देता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, छोटी मोटी बातें हैं। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तब वह 7 रंगों में 7 रंगों में बिखर जाता है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
ठीक है। अब क्या है कि इसी प्रभाव के कारण वर्षा के दिनों में आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। देख रहे हैं, ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर जो है खत्म हो गया। अब हम जो है इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उसको करते हैं। ठीक है, आप सभी ध्यान से देखेंगे और सेशन में बने रहेंगे पेशेंस के साथ। मैं भी पूरा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जिस प्रतिबिंब को, क्वेश्चन देखिए, ए नंबर है, खाली स्थान को भरना है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह, अभी अभी हमने पढ़ाया है, क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, कैसा? सीधा एवं आभासी। सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो दर्पण कैसा है? सदैव वस्तु के आकार का बन रहा है तो दर्पण कैसा है? समतल दर्पण। ए दर्पण, ये उत्तल दर्पण कौन सा है? ए वाला। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब। सही है? नहीं, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ क्वेश्चन है ना पहला, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? आभासी कहलाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, इसमें क्या लिखा है? अपना नाम अंग्रेजी भाषा में लिखकर उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखकर पता लगाएं कि किन अक्षरों का प्रतिबिंब समान तथा किन का प्रतिबिंब भिन्न है। मैं जो है अपना ही नाम लिख लेता हूँ। ये दर्पण है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। NAMIT कैसे बनेगा? TIMAN। इसमें समान किसका रहा बताइए? समान किसका रहा? किन अक्षरों का पूछा ना, किन अक्षरों का प्रतिबिंब समान? तो AMIT समान, और N क्या हो गया? N हो गया भिन्न। N का प्रतिबिंब क्या हो गया? भिन्न हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं एक और नाम ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ, एक नाम ले लेता हूँ, क्या क्या ले लूँ मैं? सोनू ले लेता हूँ, सोनू। SONU, सोनू। सोनू का जब मैं प्रतिबिंब बनाता हूँ तो देखिए कैसे बनेगा। सोनू का प्रतिबिंब समतल दर्पण बन गया। जो दूर है दूर, जो पास है पास। यू है पास, यू को लिखिए पास। एन, एन ऐसा बन जाएगा।
ओ का तो कुछ नहीं हो सकता। एस को देखिए, देखिए एस बन गया ना। समान कौन रहा? तो समान रहा कौन? ओ यू। भिन्न कौन हो गया? कौन बदल गया? एन और एस। बस ऐसे ही, ठीक है। और भी आप सभी अपना नाम लिख कर देखिएगा, तो बताइएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं और भी कुछ नाम ले लेता हूँ। एक नाम ले लेता हूँ मैं, आई एस एच आर ए टी। क्या हो जाएगा इसरत? देखिए यहाँ पे कैसा इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? टी ए, आर को बनाना पड़ेगा ऐसे, एच एस, आई तो आई कर रहे हैं। समान कौन कौन सा रह गया समान? तो ये समान जो रहा है वो बताइए। तो आई टी ए और एच समान रहा। भिन्न कौन हुआ जो बदल गया? ए, सॉरी ए नहीं, आर और एस ये बदल गया। एक और नाम ले लेते हैं। एक मान लीजिए नाम ले लेते हैं हम, अगला नाम ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। क्या ले लूँ? लक्की, एल यू सी के वाई, है ना। इसको बनाना है, ठीक है। जो दूर है दूर, जो पास है पास, बस यही बात मुझको याद है। जो दूर है दूर, जो पास है पास, वाई। वाई बन गया। के, देखिए के को कैसे बनाएंगे? के सी यू एल। कौन कौन बदला है? तो भिन्न कौन रहा? भिन्न, भिन्न हो गया वाई के एल सी। वाई के एल सी हो गया अलग। असमान क्या रहा? बस एक ही रहा समान, क्या? यू। तो ऐसे करके आप सभी अपने नाम का बता सकते हैं। और बस ध्यान क्या रखना है, देखिए ए वाई, वाई जो है वो शीशा के नज़दीक है ना, ऐनक के नज़दीक है ना। देखिए यहाँ भी वाई में क्या बना हूँ? ऐनक के नज़दीक ही बनाया हूँ। अब वाई का ई वाला भाग क्या है? ऐनक के नज़दीक है, तो वाई का फिर यही भाग जो है यहाँ भी दिख रहे हैं, वाई के ऐनक के नज़दीक है। जो जो नज़दीक है वो, जो यहाँ से नज़दीक है वो यहाँ से भी नज़दीक रहेगा। जो यहाँ से दूर है वो यहाँ से भी दूर रहेगा। बस यही बात का ध्यान रखना है। देख लीजिए यहाँ पे टी नज़दीक है, यहाँ पे टी नज़दीक है। उसके बाद आई है, उसके बाद आई है, इसके बाद क्या है? एम, इसके बाद एम, ए, तो यहाँ भी ए। अब देखिए एन का जो है ई वाला भाग जो है पहले है। देखिए यहाँ भी हम ई वाला भाग ही पहले बनाए हैं, ठीक है। ये बात इसमें ध्यान रखना है। बाकी अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, कह रहा है उत्तल तथा अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए, ठीक है। आप सभी को पता है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण होता है जिसका क्या हो? अंदर वाला पेंटेड हो। अवतल दर्पण जिसका बाहर वाला पेंट हो, ये अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। उपयोग देखिए मैंने पहले से लिख के रखा है आपके लिए। देखिए यहाँ पे लिख रहा है इस सड़क पे एक शीशा लगा दिया गया है। क्या कर रहा है? पूरा एकदम एरिया को कवर कर रहा है शीशा। देखिए क्या लिखा है, रोड एवं गलियों में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में।
स्ट्रीट लाइट मतलब नहीं था, सड़क पर जो लाइट लगा रहता है, जैसे खंबा लगा के ऐसे लाइट लगा दिया जाता है, खंबा होता है ना, तो चारों तरफ है ना, चारों तरफ भेजना है लाइट को। तो उत्तल दर्पण अपसारी होता है ना, क्या होता है, अपसारी ना होता है, ये होता है अपसारी। अपसारी माने प्रकाश को बहुत फैलाएगा। तो रोड एवं गलियों में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, उत्तल दर्पण का। हम पहले उत्तल दर्पण का ही बता रहे हैं। बसों, कारों, ट्रकों एवं स्कूटरों में पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, क्योंकि ये छोटा इमेज बनाता है और कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। वाहनों एवं इमारतों में सुरक्षा कारणों से इसका उपयोग करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, किसमें, उत्तल दर्पण में। अगला, एटीएम मशीनों के पास सुरक्षा की दृष्टि से उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं ताकि ग्राहक को पीछे का पूरा दृश्य दिख सके। चूंकि बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लगा दिया गया है रोड पे, पूरा एरिया को कवर कर रहा है, तो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है यह जो है, अब बहुत छोटा बनाता है। तो छोटा दर्पण में ही बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ से करते हैं, ठीक है। अब आता है अगला, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फिगर लगा के रखा है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का जो उपयोग है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। सेविंग एवं मेकअप दर्पण के रूप में, देख रहे हैं मेकअप वेकअप हो रहा है इनका, देख रहे हैं। अब डॉक्टर क्या करते हैं, आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्या फिगर क्या बनता है, रियल बनता है ना, वास्तविक बनता है। दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक है, दांत देख रहे हैं, इनका दांत में लगा दिए है, कौन सा दर्पण लगा है, अवतल दर्पण। टॉर्च, कार, अन्य वाहनों के हेडलाइटों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। देखिएगा, हेडलाइट होता है ना, वैसे होता है ना, यहाँ पे एक बॉल लगा रहता है, इधर से पेंटेड रहेगा, पेंटेड रहेगा, यहाँ पे एकदम चमकीला रहता है, उजला सा रहता है। जब यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा तो एकदम सीधा भेजेगा उसको, प्रकाश पड़ेगा तो एकदम सीधा भेजेगा, भेजेगा ना अंदर की तरफ, इसलिए इसका नाम अभिसारी है। ठीक है, अभिसारी का मतलब ये है कि प्रकाश को गोटा फेंकेगा, गोटा, कौन, अवतल दर्पण। यहाँ लिखे भी दिए होंगे शायद। ये कैसा अवतल दर्पण कैसा है, अभिसारी है, कैसा है, अभिसारी, ऊपर भी लिखवाए हैं, ठीक है, शुरू में वीडियो के। अब प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, तो इनका उपयोग समझ में आ गया, इसका उपयोग कहाँ पे हो रहा है। चलिए 4 पे आते हैं, उत्तल तथा अवतल लेंस में क्या अंतर है। उत्तल लेंस अवतल लेंस में क्या अंतर है, देखिए यहाँ पे है, कौन है, उत्तल लेंस, एक कैसा है, अवतल लेंस। यह लेंस बीच में मोटा एवं किनारे पर पतला होता है। यह लेंस बीच में पतला एवं किनारे पर मोटा होता है। यह प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। एक बिंदु पर केंद्रित करेगा। यह प्रकाश को फैलाता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। यह प्राकृतिक रूप से मानव नेत्र में पाया जाता है, कौन सा, उत्तल लेंस। यह प्राकृतिक रूप से मानव नेत्र में नहीं पाया जाता है। अब सुनिए, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता है कि दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, ये बात भी ध्यान रखिए।
ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, समझ में आ गया है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार का दर्पण बना सकता है? आपने सभी देखा ही है, कौन बना रहा था वास्तविक प्रतिबिंब? कौन था वो? तो वो था अवतल दर्पण, जिसका बाहर वाला पिंड था, अंदर वाला पिंड नहीं था, वही था अवतल दर्पण, जो क्या बना रहा था? वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए, वैसा दर्पण जो अभिसारी हो। अभिसारी हो मतलब प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता हो, यानी प्रकाश यहाँ से आया तो एक जगह फेंक रहा है, ठीक है, अर्थात प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता हो, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण अभिसारी होता है, अतः उसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। जब वस्तु अनंत एवं फोकस के बीच रहता है, वास्त यहाँ पे देखिए, जब वस्तु कहाँ रहेगा? अनंत एवं फोकस के बीच रहता है, तो क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। एक केस इसमें भी था ना कि जब फोकस और पोल के बीच रहेगा तो क्या बनेगा? वास्तविक नहीं बन रहा था, इसलिए लिख दिया गया है जब वस्तु अनंत एवं फोकस के बीच रहता है तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इस बात को भरने वाला क्वेश्चन में भी दे दिया था, इस बात को लिखना जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न। आभासी प्रतिबिंब जो कहाँ बने? पर्दा के पीछे बने, उससे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं ना। वैसे प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके, आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। वैसे प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकते, सके नहीं, सकते लिखा था, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। उत्तल एवं समतल दर्पण। उत्तल दर्पण सबको पता है कैसा होता है दर्पण? ऐसा होता है, अंदर से पेंटेड। समतल दर्पण सबको पता है एकदम सीधा सा रहेगा, सीधा सीधा। दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है। अवतल दर्पण, कौन दर्पण? अवतल, ये वाला। दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस और पोल के बीच रहता है। किसके बीच? एफ और पी के बीच जब वस्तु रहता है तो क्या बनता है? आभासी। उदाहरण की बात करें, वाहनों के साइड मिरर में बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है। समतल दर्पण में दर्पण के अंदर प्रतीत होता हमारा प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब है, इत्यादि। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे क्या होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। क्या लिखा है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता इस प्रकार है। पहली बात क्या है? ये प्रतिबिंब आभासी एवं वस्तु के समान साइज के होते हैं, यानी आभासी भी होगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा होगा। दूसरा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तीसरा बात क्या है? प्रतिबिंब में दायां पक्ष बायां एवं बायां पक्ष दायां प्रतीत होता है। इस बात को समझने के लिए, अगर आप खड़े हैं, आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, आप खड़े हैं यहाँ पे, आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, तो आप जब अपना दाहिना हाथ उठाइएगा, ऊपर कीजिएगा दाहिना हाथ, अब वो जब अपना दाहिना हाथ ऊपर करेगा तो दोनों दो तरफ होगा ना, सीधी सी बात है। तो यही बात बोल रहा है कि आपका दायां पक्ष बायां और बायां पक्ष दायां प्रतीत होता है, क्योंकि हम जब अपना ड्रेसिंग टेबल वाला जो रहता है ना, ड्रेसिंग टेबल आता है, उसमें जो ऐनक रहता है वो तो प्लेन मिरर नहीं रहता है, समतल दर्पण ही रहता है, तो उसमें जब चेहरा देखते हैं तो कैसा दिखता है? एकदम लगता है कि सामने कोई खड़ा है। नहीं, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी दर्पण और छवि के बीच की दूरी के बराबर होता है। मतलब ये है इसका मतलब, समझिएगा, इसका मतलब ये है, अगर ये इतना दूर पे खड़ा है ना, इतना दूर पे,
वस्तु खड़ा है तो जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो भी एकदम सेम दूरी पे बनेगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर पे बना है खड़ा तो ये भी अंदर लगेगा कि 10 सेंटीमीटर अंदर बना है प्रतिबिंब, ऐसा प्रतीत होगा। यही बात लिखा गया है यहाँ पे 4 नंबर में। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे, मिलान करने वाला प्रश्न है। 8 क्या होता है, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। कौन? समतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है? उल्टा तथा आवर्धित। देखो आवर्धित का मतलब होता है ना, आवर्धित का मतलब समझ लीजिए कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। कब आवर्धित होगा? तब आवर्धित जब भी आए तो इसका मतलब है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण ही है जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब लिखा है और सॉरी उत्तल दर्पण नहीं होगा यहाँ पे, उत्तल दर्पण नहीं बनाता है, गलती बना दिया। ये अवतल दर्पण होता है, नहीं ए वाला बनाता है ना, ए वाला, तो इसको तो अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अब ये सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? इसके लिए उत्तल दर्पण एकदम फिट है, सही है। ठीक है, अब आइए, दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जिसके कारण दंत चिकित्सक इसका उपयोग करते हैं। कौन? ए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है, अभी हमने दिखाया था ना चित्र में, कौन है? उत्तल दर्पण। यहाँ पे लेंस दिया है तो लेंस का तो कुछ है नहीं, लेंस कोई ऑप्शन में नहीं, लेंस नहीं मिलाएंगे, लेंस छोटा रह जाएगा। ठीक है, बाकी ये सेशन खत्म हो गया। हमने पूरा आपका अभ्यास का प्रश्न करा दिया है और आपने इस सेशन को पूरा देखा है तो इसके लिए आपको थैंक्स। बाकी अभी तक आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक रहता है, उस पर क्लिक करके जो है जुड़ जाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ, जो भी कंटेंट डालता हूँ वहाँ पे डालता हूँ, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप 6, 7, 8 में तत्काल हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर ही लीजिए। ठीक है, बहुत फ़ायदे में रहिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, BSCB के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमारे व्हाट्सएप चैनल को। मतलब अगर आप BSCB हैं तो SCERT पढ़ते होंगे, मैं जितना भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ सब SCERT ही करा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं इसके बाद 9th और 10th के लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा, ऐसा नहीं है, 9th और 10th के लिए भी मैथ्स एंड साइंस दोनों का वीडियो आएगा। ठीक है, अभी मैंने टारगेट किया है कि 6, 7, 8 का वीडियो पहले बना दूँ बच्चों को, ताकि मेरे बच्चों को फ़ायदा हो जाए। ठीक है, थैंक यू।